आज का है हमारा डे 16। इसमें जो है हम लोग जानेंगे कम्युनिटी मैनेजमेंट की मूल बातें। आज के डिजिटल परिदृश्य में अपने ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की चाहत रखने वाले ब्रांड्स के लिए कम्युनिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी क्या है, पहले तो मैं ये समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद उसका मैनेजमेंट है ना। तो यह सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने से कहीं आगे की बात होती है। इसमें इफेक्टिव कम्युनिटी मैनेजमेंट में यूजर्स के साथ एक्टिवली जुड़ना, कमेंट्स और मैसेज का तुरंत जवाब देना और पोल्स, क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्टेस्ट के माध्यम से इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बनाना शामिल है। मीनिंगफुल इंटरेक्शंस को प्रायोरिटी देकर ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं। ब्रांड परसेप्शन यानी जो उनकी धारणा जो होती है, जैसे हमारे पास टाटा के बारे में एक अलग धारणा है या अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में अलग अलग धारणा होती है, उसमें हम लोग जो है एनहेंस कर सकते हैं और लगातार विकसित हो रही सोशल मीडिया स्पेस में हम लोग लॉन्ग टर्म जो है सक्सेस में प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या है? सबसे पहले तो जब मैं ये कम्युनिटी मैनेजमेंट बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये ज़रूर आ रहा होगा कि कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या है। कम्युनिटी वो हो गया कि वो लोग जो हमारा एक ऑडियंस हो गया, हमने एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाया, हमारे फॉलोअर्स जो हुए या जिन तक हमारी पोस्ट पहुँच रही है, जिन तक हमारा कंटेंट पहुँच रहा है, वो हमारी कम्युनिटी है। क्योंकि एक सर्टेन पीपल ही हुए ना कि भाई आपने दिल्ली को टारगेट किया, अब वो पूरी दिल्ली तक तो आपका कंटेंट जाने से रहा। किन तक आपका कंटेंट जा रहा है वो आप ही डिसाइड कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। आप किन तक अपने पोस्ट को बूस्ट कर रहे हो, कहाँ कौन से अपने फॉलोअर्स आपने बनाए हैं, क्या क्या ऑडियंस आपने लगाया है, तो उसमें उनका एज सेक्टर आ गया, आपका लोकेशन आ गई, उनमें किन किन का इंटरेस्ट क्या क्या चीज़ों में है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली कम्युनिटी बनाए जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिन तक आपकी पोस्ट जो है वो पहुँच रही है। अब उनका रेगुलर हमें मैनेज ज़रूर करना होगा कि हाँ साहब, अब इन तक जो हमारी कंटेंट बन रहा है, जो हमारा जा रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोचें, ये हम ही तो डिसाइड करेंगे। किस तरह का कंटेंट जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उस चीज़ को एक हमारे बारे में एक परसेप्शन हम खुद सेट करते हैं। कोई भी अदर व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है एक्चुअली, चाहे वो पर्सनली लें या एज ए ब्रांड लें, वो हम खुद डिसाइड करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। जैसे जियो और टाटा दोनों क्या कर रहे हैं, वो बिज़नेस ही कर रहे हैं, बट टाटा का नाम देख के हमें लगता है कि यार नहीं, इनका तो भैया सारा पैसा जो है ये लोग चैरिटी में दे रहे हैं। जियो से हमें लगता है कि नहीं भैया, ये तो किसी न किसी तरीके से टोटल जो सारा बिज़नेस ही कर रहे हैं। तो परसेप्शन किन्होंने बनाया? ये इन्होंने ही बनाया है। जब भी टाटा भी एक बहुत बड़ा अगर ब्रांड है, एक बहुत बड़ा नाम है, तो बिज़नेस के सारे तरीके, सारे हथकंडे वो वही अपना रहा होगा जो जियो अपना रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके में अगर आप देखोगे उसको, उस चश्मे को हटा के अगर आप देखोगे ना, तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। बट हमारी एक तरीके से उनके बारे में एक परसेप्शन हमारा बना हुआ है कि नहीं यार, टाटा का है तो भैया मजबूत ही होगा। लोहा है या कोई गाड़ी है, टाटा की है मतलब मजबूती है। या टाटा नाम सुनते ही हमें लगता है कि नहीं यार, इनका पैसा तो है चैरिटी में ज़्यादा जाता है, ये लोग तो उससे भला ज़्यादा कर रहे हैं। जियो का नाम आएगा या रिलायंस का नाम आएगा तो हमें लगता है नहीं यार, दे आर 100% बिजनेस माइंडेड। जैसे जियो के बाद भी इन्होंने बनाया था कि सर नहीं, आप इन्होंने शुरुआत में फ्री दिया एंड देन फिर उसके बाद रेट्स जो है सारी आपकी मोबाइल की आपकी रिचार्ज वगैरह की सारी जो रेट आपकी इन्होंने बढ़ गई। एंड फिर अभी जैसे इनका इंटरनेट का जो आपका फाइबर वगैरह का इन्होंने एक तरीके से पूरा सिंगल हैंड कर रखा है कि भैया यही है मार्केट में, बाकी तो बहुत कुछ परसेंटेज, छोटा मोटा परसेंटेज ही है, बाकी लगभग इनके पास ही है। तो वो परसेप्शन हमारे बारे में क्या बनेगा वो भी हम खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं। हमारे बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचे, जैसे पतंजलि का अगर हम लोग मान के चलें कि यार इनका लोगों के बारे में ये है कि सब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थी प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। अब जबकि अगर शहद के बारे में अगर हम लोग उनकी बात करें तो ये इन्होंने क्या इतनी मधुमक्खियाँ थोड़ी पाल रखी है कि इतना शहद उनके पास आ जाए, है ना। बट ब्रांड इमेज हमारी बनी हुई है इनके बारे में, है ना। तो वो कैसे? क्योंकि इनका ऐड उस तरीके से ये लोग करते हैं, उनको प्रमोट ये उस तरीके से करते हैं, लोगों को दिखाते हैं उसी तरीके से। मेन उसी तरह के प्रोडक्ट्स को या उसी तरह के कंटेंट उसका बनता है कि हाँ, हमारे बारे में कोई व्यक्ति कैसा सोचे, क्या चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों में आपका कोई भी व्यक्ति की या एक ब्रांड के बारे में परसेप्शन क्या बने, वो खुद ब्रांड तय करता है। तो हमारे ब्रांड के बारे में लोग क्या धारणा बनाए या अपना क्या परसेप्शन बनाएं, वो भी हम खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कैसे वो करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको जानेंगे। फर्स्ट है इसका आपका ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना। अब चूंकि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो फिजिकली ऑडियंस क्या हमारे बारे में सोच रहा है या फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करनी, वो एक अलग बात है। बट चूंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम लोग इसमें कर रहे हैं, तो हम लोग इसके ऑनलाइन
जो हमारा ऑडियंस है उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि साहब वो हमारे बारे में, या इस तरीके से हम हमारी परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे क्या उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे में क्या सोचता है उसको थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इसमें आपका हम इसको पॉइंट्स के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है हमारा अपना उद्देश्य परिभाषित करें, यानी अपना एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आप थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन बनाएं कि साहब हाँ ये हमारा करना है ना। तो कम्युनिटी बनाने से पहले इसका पर्पज़ जो है आपका डिफाइन करना ज़रूरी है। कोर गोल्स की पहचान करें, चाहे वह नॉलेज शेयर करना हो, किसी कॉज का समर्थन करना हो, या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो। एक क्लियर पर्पज़ सही ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और कम्युनिटी को फोकस्ड रखने में मदद करता है। जब हम ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं या ऑनलाइन लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमारा कोई भी कंटेंट अगर हम लोग बना रहे हैं तो हमारा पर्पज़ क्या है वो हमारा ज़रूरी हो जाता है उसको डिफ़ाइन करना। अगर हम लोग कोई भी वीडियो भी बना रहे हैं या कोई ग्राफिक भी बना रहे हैं तो हम उससे बताना क्या चाह रहे हैं, उससे उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है कि सब हाँ ये चीज़ें इसमें होंगी। तो आपके कोर गोल्स की आपको पहचान करना आवश्यक होगा कि हाँ हमें ये नॉलेज शेयर करना है, या किसी कॉज का हमें जो है समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना है, या हमारा कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, सब नया प्रोडक्ट आया उसको लॉन्च करना है। तो हमारा उस समय क्या रहेगा कि सब जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, जिससे हर तरह का जो कंटेंट रहेगा उसमें उस नए प्रोडक्ट को दिखाना कहीं ना कहीं हमारा वो चीज़ें रहेंगी। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हमारी नई चीज़ें जो है इसमें हमें दिखाना है, हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारी कम्युनिटी को फोकस्ड रखने में हमें मदद मिलती है कि साहब इस कम्युनिटी को हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में अभी हम लोग बता रहे हैं। हमारा ऑनलाइन जो भी हमारा ऑडियंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या जैसे नया ऑफ़र आ रहा होता है तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर आप हो या जितने भी तरीके से आपका कंटेंट जाता है उसमें आप क्या करोगे, उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली आप उसमें ग्राफिक्स वीडियो सारा सब कुछ बनाओगे और उसमें वो ऑफ़र चाहे आप डिस्काउंट दे रहे हो या व्हाटएवर जो भी आप चीज़ें दे रहे हो उसको आप उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करोगे। आपके नए ग्राफिक्स आ रहे हैं उसमें भी आप ये चीज़ें कहोगे कि साहब हमारा दिवाली फेस्टिवल है, या अभी आपका राखी आ रहा है जैसे, तो राखी पे आपका जो है इतना आपने डिस्काउंट दिया है, या आपके ग्राफिक्स भी जो बन रहे होंगे ना वो भी आपको उससे रिलेट करके कहीं कहीं बनाएंगे तो वो थोड़ा सा उसमें हम लोगों के दिमाग में क्लिक करेंगे। तो उससे हम लोग क्या होता है लॉन्ग टर्म उनके दिमाग में भी सेट मतलब उसमें एक तरीके से बैठ जाते हैं अगर हम उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अपने टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, समझें कि आपके ऑडियंस कौन है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और ऑनलाइन बिहेवियर पर आपको रिसर्च करना होगा। यह इन्फॉर्मेशन आपको उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने कंटेंट और इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को तैयार करने में मदद करेगी। आपको एज ए ऑडियंस सोचना होगा, जैसे हम लोगों ने उस समय बताया था कि भी आपको एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाना है आपके ऑडियंस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कि यार ये ऑडियंस हमारा ये हो सकता है। अब आपको सोचना है कि सब उनकी डेमोग्राफिक्स क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मैंने फिक्शनल कैरेक्टर किस अकॉर्डिंगली बनाया, डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली बनाया है ना, कि साहब ये इसका जो है आपका इसका एज सेक्टर ये हो सकता है, उसका जेंडर ये हो सकता है, आपका हमारा जो अगर प्रोडक्ट जो है हमारा जेंडर पर डिपेंड करता है तो, या उनकी लोकेशन ये चीज़ें हो सकती है। अब उसका इंटरेस्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो चीज़ें भी, उनका उसके ऑनलाइन बिहेवियर क्या है उस पर आपको थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना कंटेंट बनाना है। इनसे जो सारी आपको इन्फॉर्मेशन बोली उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्राफिक्स या वीडियो जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। इससे क्या होगा आप अपना कंटेंट जो है अच्छा प्लान कर पाओगे और आप बना पाओगे कि सब जो अपने फिक्शनल कैरेक्टर एक बनाया हमारा ऑडियंस जो हमने बनाया है सेट किया है उसमें वो किस पे वो ज़्यादा इंगेज होएगा, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे को अगर उनके लिए बनाने हैं या किस तरह के वीडियोज़ हमें बनाने हैं। अगर राखी पे भी बनाना है तो वो किस तरह का एज ए पेरेंट या एज ए गर्ल एंड बॉय भाई बहन का उसमें बनाना है, या उसमें जो एज ए पेरेंट उनको गिफ्ट देने के लिए बनाना है, क्या चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ग्राफिक और ये सारी चीज़ें उसमें बनानी होगी कि सब आपका जो है मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो किस कैटेगरी में आपका सूट हो रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका सही प्लेटफॉर्म चुनें। अपने पास जो है बहुत डिफरेंट जो है अपने पास प्लेटफॉर्म है, हम फेसबुक पर भी हैं, हम लोग लिंक्डइन पर भी हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर भी, हम लोग यूट्यूब पर भी, हम लोग ट्विटर पर भी हैं। तो हमारा प्रोडक्ट किसके लिए या किस तरह के ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, या हमें जो मतलब हमारा ऑडियंस जो है वो किस तरह के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा है, ये हमें सोचना होगा कि आपका जो है
अगर आपका जो है प्रोडक्ट इस तरह का है कि जो B2B में ज़्यादा काम आता है तो आपको लिंक्डइन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका प्रोडक्ट जो है वो यूथ के लिए ज़्यादा है तो आपको इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका प्रोडक्ट उन ऑडियंस के लिए जो रियल टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, या आप जैसे न्यूज़ कवरेज अभी दे रहे हो या इस तरह की चीज़ें आप दे रहे हो, तो आप उसमें जो है ट्विटर वगैरह पर ज़्यादा आपको एक्टिव रहना चाहिए। और आपका प्रोडक्ट सब एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए, जैसे आपका बिस्किट का है, तो आपको फेसबुक और इंस्टा ये 2 प्लेटफॉर्म्स पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और हम एक्चुअली आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो ये दोनों पर आपको ज़्यादा इनिशियली आपको जाना चाहिए। आप एज ए न्यूज़ प्लेटफॉर्म आप अगर जाते हो सपोज़, तो आपको जो है इंस्टा या फिर यूट्यूब एंड देन आपको ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स को आपको जाना होगा। बट हम एक्चुअली आपके बिस्किट की या आपका जो योगा वाला जो है उसकी हम लोग बात करें तो आपके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ठीक रहेंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जो आपकी ऑडियंस की प्राथमिकताओं के साथ अलाइन हो, ठीक है। अब चूँकि इंस्टा जैसे टिकटॉक हमारे यहाँ बैन हो गया, तो उन चीज़ों को हम लोग उसको हटा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका आकर्षक कंटेंट बनाएं। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा लोगों को लगे कि यार उनको देखने में या वो चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करें, है ना। तो आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, सुसंगत या हाई क्वालिटी वाला जो कंटेंट है किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी की रीड होती है उसका बेस होता है, ठीक है। एंड फिर कंटेंट जो है आपका रिलेवेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपका आकर्षक होना चाहिए। अपने ऑडियंस की रुचि बनाए रखने के लिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और इंटरेक्टिव पोस्ट का जो है आपको मिश्रण आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, जो आपका कंटेंट है वो आपका इंटरेक्टिव होना चाहिए। आपका उसमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक बहुत अच्छे तरीके से अगर आप दोगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। जैसे मैं ये सिर्फ और सिर्फ वाइट ब्लैक इसमें पढ़ा रहा होता हूँ, तो उसकी बजाय अगर मैं इसको जो है एक PDF के माध्यम से या PPT के माध्यम से अगर पढ़ाऊँगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज़्यादा थोड़ा सा आपके लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट मैं उससे आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ। हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे ज़्यादा जल्दी, और आपको एक इसका PPT बना के भी हम लोग इसको देंगे। नेक्स्ट जो भी चीज़ें आएंगी वो हम लोग PPT में जितना जल्दी हो सकेगा हमारा इसका जो वर्जन है, जैसे बुक्स जो इम्प्रूव होती है नेक्स्ट जनरेशन उनके जो वर्जन आते हैं वो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती जाती है, उसी तरीके से ये सारे चैप्टर्स के मैं आपको नेक्स्ट जो वर्जन्स होंगे वो आपको मैं इंटरेक्टिव आपको या ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़ उसके साथ में बना के भी मैं आपको उसको दूंगा, ताकि आप नेक्स्ट भी आप कभी भी आप उसको पढ़ना चाहें तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, है ना। तो वो ज़्यादा आपको अपने कंटेंट में वो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो भी कंटेंट आप काम में ले रहे होते हो, मैंने जो भी इसमें कर रखा है सिर्फ वो सिर्फ आपको टेक्स्ट शेयर नहीं करना होता है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको जो है इमेजेस आप काम में ले सकते हो, आप उनकी वीडियोज़ आपको रेगुलर आपको शेयर करना चाहिए। इमेजेस जो है वो आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोज़ भी आपकी हाई क्वालिटी वीडियोज़ होना चाहिए, और आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंगली वो अलाइन होने चाहिए। अगर आपका यूथ के बारे में है या जैसे आपका योगा का है तो उस तरह के उसमें बैकग्राउंड वगैरह उसमें होनी चाहिए, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा लगने पर किसी को देखने पर वो फील आता है, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें। आपके जो भी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा फील करवाएं कि हाँ आप हमारे लिए जो है वैल्यूएबल हैं। तो मेंबर्स को आप वैल्यूएबल महसूस करवा कर, उनको फील करवा कर आप उनकी जो है उनकी भागीदारी को जो है आप उसमें उनको इनकरेज करें कि साहब आपको भी उसमें लाइक कमेंट्स ये सारी चीज़ें उसमें आपका करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो कोई व्यक्ति योगदान कर रहा है, मतलब एक तरीके से कमेंट वगैरह कर रहा है, तो आपको उनको थोड़ा सा एक तरह वो करना चाहिए, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा ये मैसेज दिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो उसमें आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंट्रीब्यूशन को आप उनको जो है आप उनको स्वीकार करें और उनको बताएं कि साहब ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई है और ये हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। और आपके मील का पत्थर यानी माइलस्टोन्स जो होते हैं आपका, इसको मैं कर देता हूँ इसको, जैसे आपकी कंपनी के साथ 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, इसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और एक इसने आपको इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पर कि हाँ यार हमें इतने शॉर्ट टाइम में हमारे पास इतने ऑडियंस है, इतने हमारे कस्टमर्स बने, हम उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। इस तरह की पोस्ट आपने सभी
बिजनेसेस पेज पे भी या पॉलिटिकल या सेलिब्रिटीज़ वगैरह के पेज पे आपने पढ़ी होंगी या देखी होंगी कि साहब जब भी किसी को एक अच्छे नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स उनके होते हैं तो वो लोग सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। खास करके यूट्यूब के जो आपके सब्सक्राइबर्स जैसे होते हैं तो 1000, 10,000, 5,000 जितने भी होते रहते हैं, या उनके पास जो आपका वो बटन आता है यूट्यूब वाला, है ना, तो उसको भी वो लोग उसका एक वीडियो बना के उसको वापस से सभी उनके जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ वो शेयर करते हैं। तो ऐसा आपको भी करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हर कोई वापस से नेक्स्ट जो भी ऑडियंस होता है आपका नया जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट होने में उनको थोड़ा सा ईजी फील होता है, उनको अच्छा सहज महसूस वो लोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको रेगुलरली करनी चाहिए। एक एनवायरनमेंट हमारा हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट को, प्रोफाइल को, पेज को विजिट कर रहा है तो उनको लगता है कि यार हाँ यार यहाँ 2 वे कन्वर्सेशंस होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको भी अगर कुछ पूछना करना है तो वो ईजिली पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कमेंट्स और मैसेज का जवाब देना। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपका कमेंट्स और मैसेज का आपको रेगुलर टाइम पे आपको जवाब देना चाहिए। फिर फर्स्ट है आपका इसमें समय पर रहें। कमेंट्स और मैसेज का तुरंत जवाब देना यह दर्शाता है कि आप अपने कम्युनिटी के सदस्यों के इनपुट को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको महत्व देते हैं, और यह विश्वास बनाने में मदद करता है और कम्युनिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगर आप रेगुलर मतलब विदिन 24 आवर्स अगर आप कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो तो इससे उनको लगता है कि हाँ यार ये जो हैं ये जो कंपनी है या ये जो ब्रांड है ये इनके मेंबर्स के लिए, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए वास्तव में ये इनको सीरियसली लेके चलते हैं, और इनके पास अगर कोई भी मैसेज जाता है तो उसका कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर आता है। तो उसमें हम लोग आगे और जानेंगे कि साहब ऑटोमेशन भी हम लोग कर सकते हैं जो कई लोगों को वापस आपकी ऑडियंस को नहीं पता होता। जैसे एक बेसिक हम एक नॉर्मल सा हम लोगों ने मैसेज कर दिया, थैंक यू मैसेज ही कर दिया कि हाँ साहब अभी हम ऑनलाइन हैं या हमें संपर्क करने के लिए धन्यवाद। तो हमें उसमें थोड़ा सा तो ये फील आता है कि हाँ यार कुछ तो रिप्लाई हमारे पास आया है, भले ही वो ऑटोमेटेड रिप्लाई भी आया। तो ये चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको थोड़ा सा ये फील होता है कि हाँ हमारे पास कुछ तो रिप्लाई आया। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा जो है इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास कोई कमेंट आया है या मैसेज आया है तो विदिन 24 आवर्स तो आपको कम से कम उसको रिप्लाई कर ही देना चाहिए, एक्चुअल रिप्लाई आपको उसमें कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको लोग जो है उसको सीरियसली लेते हैं, वापस से नेक्स्ट टाइम वो जो है कमेंट्स करने में उनको वापस से इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ यार मैंने पिछली बार रिप्लाई किया था, कोई कमेंट या मैसेज किया था, कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उनका रिप्लाई आ गया था विदिन 24 आवर्स। तो वापस से भी उनको कुछ पूछने में उनको हिचक नहीं होगी, एंड वो इस चीज़ से एनकरेज होते हैं कि हाँ हम यहाँ जो है रेगुलर पूछ सकते हैं। और जब कोई नया ऑडियंस भी आता है और आपके उस पर देखता है कि साहब हाँ आप लगभग हर कमेंट का या आपने मैसेज उसका आपने रिप्लाई दिया हुआ है, तो वो भी वहाँ किसी न किसी तरीके से कमेंट करेगा। इससे क्या होता है, आपके पेज पर आपके अकाउंट पर जो है इंगेजमेंट बढ़ता है, और इंगेजमेंट जो है आपको हाई रैंकिंग में लाता है। आपके फेसबुक या सभी प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम को ये मैसेज आता है कि हाँ जो ये ब्रांड है या ये जो कंपनी है अपने अकाउंट को लेकर सीरियस है, और यहाँ मैसेज और कमेंट्स का जो है रिप्लाई टाइम पे दिया जाता है, तो वो उस चीज़ को आपके अकाउंट को वो प्रायोरिटी मिलेंगे, हाई रैंकिंग में वो लोग लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने में वो चीज़ें इसमें हेल्प मिलती हैं। सेकंड है इसका आपका एक सुसंगत स्वर बनाए रखें, यानी आपका कंसिस्टेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म पर आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आपका एक कंसिस्टेंट लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप किस तरह की आप चीज़ें जो है उसमें रिप्लाई किस तरीके से आप कर रहे हो। हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म आपका उसके हो सकता है। जैसे आप लिंक्डइन पर आप अगर रिप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली फुली प्रोफेशनल आपकी लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी सी कैजुअल लैंग्वेज का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आपने तो एकदम कैजुअल लैंग्वेज में आगे, थोड़ा बहुत आप वर्डिंग्स में बदल सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आप प्रोफेशनली बने रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंड ट्विटर पर या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आप एक अच्छी सी लैंग्वेज में अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली आपको उसमें जो है आपको रिप्लाई वापस से उसमें देना चाहिए, चाहे वो आप डीएम में यानी मैसेज में दे रहे हो या फिर आप कमेंट्स में दे रहे हो। आपकी लैंग्वेज जो है आपकी थोड़ी सी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका ब्रांड किस तरह का, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी इमेज जो लोगों के बारे में जो धारणा बनती है वो यहाँ से आपकी कहीं ना कहीं सेट होती है। फिर उसके बाद आता है आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कमेंट्स पर आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपको अगर कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करना चाहिए, नेगेटिव कर रहा है तब भी आपको वापस आपको एक
पॉजिटिव तरीके से आपको वहाँ रिप्लाई करना चाहिए। सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए यूजर्स को स्वीकार करें और उन्हें धन्यवाद दें। नकारात्मक कमेंट्स के लिए आप शांत रहें और क्रिएटिव तरीके से आप उनको जो है रिप्लाई आपको करना चाहिए। उनको चिंताओं को संबोधित करें कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किया है तो उसको आप संबोधित करें एंड देन उनको आप समाधान प्रदान करें, है ना, कि हाँ साहब हम लोग इसको अगली बार ध्यान रखेंगे, या अगर कोई सर्विस में आपको किसी में दिक्कत हुई है तो आप उन्हें ऑफ़र करें कि हाँ हम लोग वापस से आपको ये देंगे। तो जो भी चीज़ें उसमें होती हैं तो आपको उसमें रक्षात्मक या टकराव वाली जो भाषा होती है आप उसमें ये नहीं कह सकते नहीं साहब वी आर 100% करेक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप उन्हें ये कहें कि हाँ साहब अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे इस नंबर पर कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर आप फ़ोन करें, आप अपनी चीज़ें बताएं एंड हमारी कस्टमर केयर जो टीम है आपको इस बारे में कांटेक्ट करेगी और जितना भी हमसे संभव हो सकेगा हम लोग इसमें आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आपको इस तरीके से इसमें बचाव वाली या रक्षात्मक एक तरीके से उसको अपने आप को सेफ जोन में लेके नहीं होना होता है ना, कि साहब आपसे तो जो हुआ है वो एकदम ही सही हुआ है, या आपकी कंपनी से आपकी अगर यहाँ से कुछ जा रहा है तो वो करेक्ट ही जा रहा है। तो ऐसा हर बार नहीं होता और इस तरह की चीज़ों को आपको उसमें नहीं करना चाहिए। आप उसको उसमें अगर वो नहीं भी हुआ तो एक बार के लिए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड देन उसका एक तरीके से आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन में फिर जाना चाहिए कि आप उन्हें कॉल करने के लिए कहें या फिर आप उनका नंबर लेके 1-to-1 उसमें कन्वर्सेशन आप उसमें करने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। वहाँ जो आप लैंग्वेज में आप काम में ले रहे हो वो एक पॉजिटिव लैंग्वेज आप काम में ले उनको कमेंट्स में कि साहब हाँ आप बताएं मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ या क्या क्या हुई, आप हमें फ़ोटो या इस तरह का जो भी वीडियो आप हमारे साथ शेयर करें जो भी प्रॉब्लम आई है। तो उससे क्या होता है वहाँ वो बात ख़त्म हो जाएगी। अब वो आपका जो नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो आपका 1-to-1 चल रहा है, वहाँ आपका पब्लिकली नहीं है। तो अब वहाँ चाहे किसी भी तरह का अगर वो गलत है या किसने ज़्यादा नेगेटिव वो कर रहा है तब भी आपका वो अंदर ही अंदर है आपका, है ना, DM में चल रहा है या कॉल पर चल रहा है कैसे भी चल रहा है तो आपका अंदर ही कन्वर्सेशन आपका चल रहा है, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज में आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी ने पॉजिटिवली किया है तो उसको एक तरीके से थैंक यू का आपको बनता है और वो आपको देना चाहिए, बहुत ये अप्रिशिएट आपको उसको करना चाहिए कि हाँ थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग अस और आपका सकारात्मक कमेंट्स के लिए हमें धन्यवाद। इस तरह की चीज़ों को आप करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे आप कमेंट करेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार ऐसा नहीं कि हाँ तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को ही रिप्लाई किया जा रहा है, नेगेटिव को तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया जा रहा है और उनसे बचा जा रहा है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये दोनों पे आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके रिप्लाईज जो हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ आपका इंगेजमेंट बढ़ रहा है, इंगेजमेंट बढ़ रहा है तो आपकी रैंकिंग जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो ये थोड़ी सी उसमें ठीक रहता है। फिर उसके बाद आता है आपकी अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्तिकृत करें यानी पर्सनलाइज़ करें। जब भी संभव हो अपने रेस्पॉन्सेज को पर्सनलाइज़ करें और यूजर्स को उनके नाम से संबोधित करें और उनके द्वारा बताए गए विशिष्ट बिंदुओं का संदर्भ दें। यानी जो भी उन्होंने पॉइंट बताया है उसके अकॉर्डिंगली उसको आपको उसको वापस रिप्लाई आपको करना चाहिए। यह दृष्टिकोण आपकी बातचीत को अधिक वास्तविक यानी रियल टाइम या रियल और आकर्षक बनाता है। अगर किसी ने कमेंट किया है तो आप उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको उसको टैग करके रेस्पॉन्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है उस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इससे आपका इंगेजमेंट भी बढ़ता है और उनको भी लगता है कि अगर उसने मतलब वहाँ आप रिप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली तो उनको लगता है कि ये रेस्पॉन्स जो है वो मेरे लिए पर्सनली वापस से आया है, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनलाइज उनको फील कराता है तो आपका इंगेजमेंट भी बढ़ता है और उनको एक अच्छा फील कराता है कि हाँ आपने उनको पर्सनली रिप्लाई किया है। तो ये चीज़ आपको और उसने जो पॉइंट बताया है उस पॉइंट से ही आपको शुरुआत करना चाहिए वो कन्वर्सेशन। आप जो भी उसमें रिप्लाई कर रहे हो चाहे आप मैसेज में कर रहे हो या फिर आप पब्लिकली कमेंट्स में आप कर रहे हो तो जो भी आप रिप्लाई आप दे रहे हो वो भी चीज़ आपकी उसमें एक तरीके से पर्सनलाइज होनी चाहिए। जो उसने पॉइंट रखा है उस पॉइंट से ही आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है अदर यूजर्स को लगता है कि हाँ यार ये जो है यहाँ प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सारा ऑटोमेशन से ही काम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें ठीक रहता है। और अब यहाँ आता है स्वचालन का विवेकपूर्ण उपयोग करें। स्वचालन यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन अगर आप किसी में कर रहे हो जैसे आपने जो है अपने मैसेज में रिप्लाई में अगर आपने ऑटोमेशन इसमें काम में ले रहे हो तो आपको इसको थोड़ा सा बहुत कम काम में लेना चाहिए और बहुत ही उसको एक विवेकपूर्ण का मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ध्यान से उसको आपको काम में लेना होगा। आप स्वचालित रेस्पॉन्सेज जो है आपका मैसेज में आप रिप्लाई इसमें कर सकते हैं कि हाँ यहाँ लगभग हर एक व्यक्ति तक आपका रेस्पॉन्स जा रहा है, लेकिन उन्हें आपका वो जो पर्सनल जो आपका कन्वर्सेशन चल रहा होता है उसमें इसको काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए आप ऑटोमेशन का आप काम में ले सकते हो, लेकिन आपका ये भी जो भी ऑटोमेशन हो रहा है उसके लिए भी आप फॉलोअप वापस से पर्सनली भी आप देख रहे हो, उनको चेक कर रहे हो। तो इसमें अगर उसका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाँ ये यहाँ आपको पर्सनली रिप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपने बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में भी आपने देखा होगा यहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के कॉल जाते होंगे कस्टमर केयर पे, तो वो लोग कुछ क्वेश्चंस पे तो वो जो है वहाँ उन्होंने ऑटोमेशन की चीज़ें बताई होती कि हाँ आप 1 दवाएँ 2 दवाएँ, जब आपने वोडाफोन या किसी भी तरह का सिम या और भी किसी कंपनी का जैसे आप कस्टमर केयर पर ऑनलाइन आप कॉल करते हो, तो वो वहाँ वो चीज़ें ऑटोमेशन से सारी चीज़ें होती हैं आजकल। बट वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे कस्टमर केयर से पर्सनली बात करने के लिए आप ये एक जो है 9 दवाएँ या हैश दवाएँ। तो ये उससे क्या होता है, अगर उनके क्वेश्चंस में जो उन्होंने जो क्वेश्चन दिए उसमें अगर उस यूज़र का या उनके कस्टमर का आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो पर्सनली एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको भी उस तरह के क्वेश्चंस को आप काम में ले सकते हो कि हाँ वो क्वेश्चंस में से अगर जो है वो ऑटोमेशन में से अवेलेबल है तो वहाँ वो चीज़ें आपकी ऑटोमेशन में रिप्लाई चली जानी चाहिए। बट वो चीज़ें सेट नहीं हो रही है तो वहाँ आपको पर्सनली रिप्लाई देना चाहिए। जहाँ भी वो चीज़ें आपको ज़रूरत लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस का आंसर तो पर्सनलाइज होना चाहिए, तो वहाँ आपको पर्सनली रिप्लाई देना चाहिए, वो ऑटोमेशन से नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है आपका पोल्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स और कॉन्टेस्ट के माध्यम से आपके फॉलोवर से जुड़ना। लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पर आजकल पोल्स अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर के इसमें जो है पोल्स आपके चलते हैं, है ना। एंड कॉन्टेस्ट आपको रेगुलर उसमें करते रहना चाहिए, इससे क्या होता है आपका इंगेजमेंट बढ़ता है ना। तो फर्स्ट जो है आपका पोल्स किस लिए काम में आता है? पोल्स जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने और अपने ऑडियंस से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। इनका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जा सकता है, विशिष्ट विषयों पर राय जानने के लिए। यानी अगर आपको किसी एक टॉपिक पर आपको राय जाननी है, लोगों का एक फीडबैक लेना है, सर्वे करना है, तो उसके लिए आप पोल्स का काम में ले सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन दिया एंड उसमें से आपने ऑप्शन दिए कि आपको क्या क्या उन लोगों को क्या पसंद है, A B C, है ना। तो उसमें उन्होंने आपने ऑप्शन दिए, ऑटोमेटिकली रिप्लाई में आपके यहाँ आ रहा है कि साहब ये पोल हमने चलाया था ना, इसके रिप्लाइज जो है ये है ना। तो ये चीज़ों के लिए आप पोल चला सकते हो, है ना। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आप नया अगर कोई आपको प्रोडक्ट आया है आपका, आपने लॉन्च किया आपकी कंपनी ने, तो आप उसके बारे में आपके ऑडियंस से या आपके कस्टमर से आप जो है राय ले सकते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा या उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। इस तरह की चीज़ें आप उसमें पूछ सकते हो, है ना। बट इसमें आप क्वेश्चंस में थोड़ा सा आंसर इस तरह का रखें कि उसमें नेगेटिव कोई मैसेज ज़रूर नहीं जाए, है ना। आप पोल्स में जो भी ऑप्शंस आप रखें वो उस तरह का पॉजिटिव ही सारे ऑप्शंस उसमें होने चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहता है। ऐसा नहीं हो कि साहब आपने एक पोल चलाया, लगा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आपके पास नेगेटिव उसमें आंसर ज़्यादा हो गए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसमें जो भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो उसमें इस तरह के ऑप्शंस हों जो आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। ये आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी की रुचियों यानी इंटरेस्ट और उनकी जो प्रायोरिटीज़ है उनको समझने के लिए आप उसमें ऑप्शंस इस तरह के भी दे सकते हो कि आप उनके अपनी जो कम्युनिटी आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं उनके इंटरेस्ट आप जान सको या उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं उनको आप जान सको। इस तरह के आप पोल्स आप चला सकते हो। इससे क्या होता है आपका नेक्स्ट कंटेंट या आपका ऑडियंस किस तरह का इसे जानने में आपको मदद मिलती है। पोल्स को छोटा और रिलेवेंट आप रखें और परिणाम साझा करके दिखाएं कि आप अपने जो भी आपकी उसमें प्रतिभागी यानी जो पार्टिसिपेंट जो रहें उनके इनपुट को आप महत्व देते हो। आपने कभी जो भी पोल चलाया अब उसमें ये नहीं साहब आपने जो है उसमें रिजल्ट जो है आप अपने उसमें से शेयर नहीं किया। अगर आपने कोई पोल चलाया है तो आप उसमें आपको रिजल्ट तो आपको शेयर करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे फिर आप अगली बार भी जब आप कोई पोल चलाते हो तो वो उसको सीरियसली लेते हैं कि हाँ यार इन्होंने पिछली बार भी ऐसा चलाया था और उसके रिजल्ट हमें ज़रूर शेयर किया था। वरना वो कहेंगे कि साहब पिछली बार इन्होंने पोल चलाया था उसका ही हमें तो आंसर नहीं पता, इसका क्या रिजल्ट निकला था। तो ये हमेशा आपको चलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका नेगेटिव मैसेज तो नहीं जा रहा है, और आप चला रहे हो तो उसके रिजल्ट ज़रूर शेयर करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप अपने ऑडियंस के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन आप चला सकते हो। कई सारी जो सेलिब्रिटीज़ नए नए प्लेटफॉर्म पर किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है आपके ऑडियंस के साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति देते हैं। मतलब आप लाइव होकर आप अपने ऑडियंस से आपके फॉलोअर्स के साथ आप सीधे सीधे कन्वर्सेशन आप कर रहे हो और उन्हें लाइव या शेड्यूल किए गए पोस्ट के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, आयोजित किया जा सकता है।
इन्हें सफल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। आप अपना क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन एंड आंसर अगर आप सेशन आप प्लान कर रहे हो तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, इसकी आप पहले से घोषणा करें। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की आप पहले से इसकी आपको घोषणा करना आवश्यक है, ताकि आपके ऑडियंस को आपको पता चले कि हाँ आप इस समय जो है आप अपना लाइव आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यूजर्स को पहले से प्रश्न सबमिट करने के लिए आपको जो है उनको एनकरेज करें। आप उनको बताएं कि साहब आप अपनी तरफ से क्या पूछना चाहेंगे, तो वो भी उसके लिए उनके लिए एक तरीके से ज़्यादा ठीक रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन, तो अगर वो कोई व्यक्ति अपने क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो व्यक्ति ज़रूर उसमें आएगा, है ना। तो आपको इसके लिए आपको उनको एनकरेज करना चाहिए कि हाँ अपने क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ के टीवी शोज़ में भी जो सेशंस आते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि साहब हमारे पास क्वेश्चन ये आया था, है ना। जैसे आपने कपिल शर्मा का शो देखते हैं अगर तो वो उसमें ज़रूर कहते हैं कि साहब हमारे पास ये ऑडियंस का हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आया। तो उससे क्या रहता है, वो क्वेश्चन जो है वो लाइव मतलब रियल लगता है, अदर ऑडियंस को थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है, और नेक्स्ट टाइम भी वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि साहब अगर नेक्स्ट ये सेलिब्रिटी आ रही है तो हाँ हम लोग कहाँ तो इस चीज़ के लिए हमारे क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो यह जो प्रारूप है आपके अधिकार को स्थापित करने और आपकी कम्युनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने में आपको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिताएं। ठीक है, कॉन्टेस्ट जो है आपका जुड़ाव बढ़ाने यानी इंगेजमेंट बढ़ाने और अपने फॉलोअर्स को पुरस्कृत करने का एक मज़ेदार और प्रभावी तरीका है। इसमें जो है आपका, इससे क्या होता है, जब आप कॉन्टेस्ट आप चला रहे हो, इससे क्या होता है आपकी जो ऑडियंस हैं उनके साथ आप अपना जो है उनके साथ एंगेजमेंट जो आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट आपने चलाया, कोई ना कोई आप उसमें पुरस्कार जरूर आप रख रहे हो, तो उसमें एक तो एंगेजमेंट बढ़ता है और ऑडियंस को भी जो लगता है, आपके फॉलोअर्स को भी लगता है कि हाँ यार मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। अन्य यूजर्स को भी वापस से वो अगली बार जब आप कोई कॉन्टेस्ट चला रहे होते हो तो उसमें उनको ये समझ आता है कि यार मेरे को अगली बार इसके लिए तैयार रखना है ना। तो कैसे मैं पार्टिसिपेट अगली बार कर सकता हूँ, उसके लिए वो रेडी रहते हैं, उसके लिए वो इंतज़ार करते हैं। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको क्या क्या आपको नियम जो है आपको ध्यान रखना होता है। आपका स्पष्ट नियम और उद्देश्य आपका जो है निर्धारित करें कि हाँ साहब आपके जो रूल्स हैं वो आपके स्पष्ट होने चाहिए। आसानी हो कि साहब आपके रूल्स जो है वो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, और लास्ट में जब आपने उसका रिजल्ट आप घोषणा कर रहे हो तो लगता है कि साहब मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, या मैंने आंसर सही दिए थे, मेरे जो रिप्लाईज है वो सही थे, उसके बावजूद इन्होंने ये जो है कोई और जीत गया, तो वो क्यों जीत गया, या उनको फिर थोड़ा सा डाउट आता है। तो आपके रूल्स जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपके शुरू करने से पहले उनको वापस से आप बता सकते हो, और जब आप उसकी घोषणा कर रहे हो तभी आपके जो रूल्स हैं वो आपका, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप ये कॉन्टेस्ट क्यों चला रहे हो, वो भी उसमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इससे थोड़ा सा आपको इंगेजमेंट बढ़ाने में और आपकी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। अपने ऑडियंस के लिए रिलेवेंट आकर्षक पुरस्कार जरूर प्रदान करें। आपका जो भी आप उसमें पुरस्कार जो आप दे रहे हो, उसमें इनाम जो आप दे रहे हो साहब, वो भी आपका इससे कहीं ना कहीं रिलेवेंट होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप एक एजुकेशन में हो तो आप उनको एक तरीके से आपके नेक्स्ट जो भी आपका सेशन होता है, या आप उनको एडमिशन्स पे आप उनको 10-20% उसको ऑफ कर सकते हो, डिस्काउंट आप दे सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। आपका बिस्किट का है या योगा का है, तो योगा का है अगर उसके हिसाब से, तो अगर आप ये कर सकते हो कि साहब योगा के जो कुछ सेशंस की या ट्रिक्स जो हैं या टिप्स जो हैं उनके वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर हमारे साथ ऑनलाइन अगर इसके सेशन अगर आप करते हो तो हम आपको भी ऑनलाइन इसके बताएंगे, या आपकी वीडियोज़ हम लोग इसको ऑनलाइन शेयर करेंगे हमारे अदर ऑडियंस के साथ, है ना। तो कैसे न कैसे जो भी आपका उसके अंदर जो आप इनाम जो दे रहे हो, पुरस्कार जो आप दे रहे हो, वो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ अलाइन होगा तो थोड़ा सा ठीक रहता है। फिर उसके बाद आता अपने चैनलों पर प्रतियोगिता का यानी कॉन्टेस्ट का प्रचार प्रसार जरूर आपको करना चाहिए। आपने जो है कोई आप चीज़ें चला रहे हो या अपना आप कॉन्टेस्ट आप ला रहे हो, तो उसमें क्या है आपके जितने भी चैनल हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर आप हो, उन सभी पर आपको इसका प्रचार प्रसार आपको उसको करना चाहिए। इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके कॉन्टेस्ट के बारे में लोगों को पता चलता है, और आपके ब्रांड के साथ ब्रांड के बारे में भी लोगों को पता चलता है।
अधिक भागीदारी के लिए जो है यूजर्स उपयोगकर्ता जनित कंटेंट को आप प्रोत्साहित करें, यानी यूज़र जनरेटेड कंटेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं, यूजीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप प्रोत्साहित करें। यानी प्रीवियसली जो अगर आपने इससे पहले भी आपने कॉन्टेस्ट आपने चलाया हुआ है तो उनके जो भी उनके व्यूज़ रहे हैं, उस समय के जो एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं उसको आप उसमें शेयर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। या जिन्होंने पार्टिसिपेट जो अभी किया है, जो सक्सेसफुली जिनका पार्टिसिपेशन हो गया है, उनके व्यूज़ उनके वीडियोज़ आप बना के, उनका कंटेंट आप बना के आप शेयर करोगे तो वो ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट होता है। या फिर आप उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी एज अ पार्टिसिपेंट भी आप उनकी फ़ोटोज़ आप फिर उनको डालोगे, सब हमारे ये कौन कौन है, हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने हो चुके हैं, कौन कौन हमारे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, या एक अच्छे पोर्टफोलियो वाले पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, या फिर जैसे आपके जजेस कौन कौन हैं, है ना, जजेस का पैनल में कौन कौन आप करेंगे, इस तरह का कंटेंट आप उसमें शेयर करोगे तो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका कंटेंट वापस से और नया होता है एंड आपका एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। सुनिश्चित करें कि प्रतियोगिता आपकी कम्युनिटी की रुचियों के अनुरूप यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हो और प्लेटफॉर्म दिशा निर्देशों का पालन करती हो। आप जो भी कॉन्टेस्ट आप चला रहे हो वो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली हो। ऐसा नहीं हो कि जब आप चला रहे हो एंड देन वो फेल हो जाए। तो ये जो आप कंटेस्ट आप चला रहे हो वो भी उसमें से उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्लेटफॉर्म के, हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग है, उसको आपको कैसे चलाना है वो चीज़ आपको पहले से देख लेना होता है, और वो आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि साहब आपका प्रोडक्ट कुछ और है, सर्विसेज कुछ और, एकदम बिल्कुल ही अलग से ही आप उसमें आपने कॉन्टेस्ट आप चलाया तो उसका कहीं रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो भी कॉन्टेस्ट आप चला रहे हो वो आपके ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विसेज से कहीं ना कहीं अलाइन कर रही हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये है आपका कम्युनिटी मैनेजमेंट की इन बेसिक या बुनियादी बातों में महारत हासिल करके आप एक जीवन सक्रिय और वफादार यानी लॉयल ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है, यानी जो आपके टारगेट्स का समर्थन करता है और समय के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ता भी है। क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब हमारे पास आज हमारी 1000 लोगों की कम्युनिटी बनी है ऑनलाइन, धीरे धीरे वो 2000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, 1 लाख की हो, तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली, आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली आप अपनी कम्युनिटी बनाओगे और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कॉन्टेस्ट या क्वेश्चन आंसर सेशन, लाइव सेशन जो आप चला रहे हो, उस तरह का आपका कंटेंट हो रहा है, तो उसी तरह का आपका ऑनलाइन कम्युनिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो ये बेसिक जो चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होती हैं। इस बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये शायद आपके ये पेज जो आपके पास पहले से है। हाँ, चैटबोर्ड जैसे आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, चैटबोर्ड में जो आपके क्वेश्चन इसमें होने चाहिए वो आप मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। मैं अब ये देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली दूसरे उसमें था। तो चैटबोर्ड में जो आप रिप्लाईज या आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑथेंटिक जो मतलब एक तरीके से आपसे जो वही क्वेश्चन होने चाहिए जिनका रिप्लाई उसको पर्टिकुलरली या प्रॉपरली मिल पाए। एक व्यक्ति पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछे उस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं होने चाहिए। उस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो आपको मैन्युअली ही रिप्लाई उसमें करना चाहिए। इसमें आप और कुछ पूछना चाहेंगे अनूप भैया? ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। इसका मैं नेक्स्ट जो सेशन है वो भी मैं आपको पहले से भेज देता हूँ ताकि आपको पढ़ के उसमें आसानी रहेगी। थैंक यू।